everyone, this is Gayatri Sharma and welcome to our YouTube channel Survival of the Fittest. Today we are going to discuss about tertiary structure of proteins. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स जिसके अंदर अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स और काफी सारी सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस किया था। ये पूरी वीडियो सीरीज किस बारे में है? कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, जिसके अंदर एक सिंगल अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइंट होके किस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, एंड देन उसमें कौन से बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड बन के वो किस तरह से अल्फा हेलिक्स फॉर्म कर रहा है एंड देन बीटा शीट कर रहा है, और उसके बाद वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस तरह से टर्शियरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रही है। टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में आज देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपस में अटैच्ड रहेगी सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर से, लाइक बीटा टर्न और काफी सारे ऐसे टर्न्स और बेंड्स रहेंगे जिसके थ्रू दो अल्फा हेलिक्स अटैच्ड हो सकती है, काफी सारी अल्फा हेलिक्स अटैच्ड हो सकती है और एक अल्फा हेलिक्स बीटा शीट से भी अटैच्ड हो सकती है। तो ये होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर के आर चेन बाहर की साइड में इस तरह से अरेंज रहते हैं, तो उस आर चेन के अंदर हो सकता है कुछ भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स के अंदर आर चेन के अंदर अगर और ज्यादा इंटरेक्शन हो जाए और वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म कर ले तो उसको क्या बोलेंगे? टर्शियरी स्ट्रक्चर। ओके, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होके वो अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए तो वो एक 3D शेप में एक स्ट्रक्चर दिखने लग जाती है जिसको बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ओके, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा फुली फोल्डेड फॉर्म होती है प्रोटीन्स की। और जब प्रोटीन की फोल्डिंग हो रही होती है तो बेसिकली क्या होता है, जब फोल्डिंग नहीं होती है पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर तो क्या होता है? अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर रहती है। तो ये इस टाइप से बोल सकते हैं कि ये काफी ज्यादा ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है। ओके, तो ऑर्डर्ड मीन्स इसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी? बिल्कुल लो हो जाएगी। ठीक है, देन इसके अंदर जो मेजर फोर्सेस कौन कौन से होते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बीच में कौन कौन से फोर्सेस होंगे जिसकी वजह से टर्शियरी स्ट्रक्चर बन रही है। तो फर्स्ट हो सकता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। मेजर जो फोर्स रोल प्ले करता है टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर वो होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन किस किस के बीच में होगा? जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स है प्रोटीन के अंदर, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं? लाइक ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन, इस टाइप के जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या करेंगे? यहाँ पे बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे, क्योंकि किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल के अंदर रखते हैं तो वो क्या करता है? आपस में स्टैक्ड होकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेता है। और फोल्डिंग कहाँ पे हो रही है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में, और वहां पे क्या है? सेल के अंदर 60-70% मोस्टली वाटर होता है। तो वाटर के अंदर अगर फोल्डिंग हो रही तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स तो अंदर की साइड बरीड रहेगा, वो बाहर की साइड वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो आपस में स्टैक्ड होकर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस कर लेते हैं। तो जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड सारे होंगे वो क्या करेंगे? प्रोटीन्स के सेंटर में जाके बरीड हो जाएंगे। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ओके, और जो नेक्स्ट टाइप का इंटरेक्शन होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में होगी? अब पोलर एनवायरनमेंट है तो पोलर एनवायरनमेंट में ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो जो भी अमाइनो एसिड की साइड चेन है वो क्या करेगी? प्रोटीन की सरफेस पे रहेगी और वो आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकती है एंड वाटर मॉलिक्यूल के साथ में जो कि उसका एनवायरनमेंट है वहां से भी वो क्या कर सकती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकती है। लेकिन जो मेजर इंटरेक्शन होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर वो होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ओके, इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, लाइक ये एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर, ये बीटा शीट है। तो इसमें किस तरह से बॉन्डिंग हो गई? ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बना रही है। जैसे ये पॉलीपेप्टाइड चेन थी, काफी लॉन्ग चेन थी, लेकिन ये आपस में इंटरेक्ट करके कैसे इस तरह से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन चुकी है। कुछ मेटल आयंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेशन करके उस स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं या फिर पास में ला सकते हैं। इस तरह से ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो रहे हैं, ल्यूसीन, वेलिन, आइसोल्यूसीन, और ये अमाइनो एसिड हम लोग देख सकते हैं किस तरह से बरीड है
इंटरनल साइड के अंदर, प्रोटीन के अंदर की साइड। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कहाँ पे होंगे, जब एक मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज होगा, एक मॉलिक्यूल नेगेटिव चार्ज। तो हम लोगों ने देखा था ऐसे अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड और एसिडिक अमाइनो एसिड, जिनके अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले। तो उनके अंदर आपस में अगर वो क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ गए तो उनके अंदर इंटरेक्शन हो सकता है। तो इस टाइप से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी पॉसिबल है टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर। देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इस वाले अमाइनो एसिड की R चेन से, इस वाले अमाइनो एसिड की R चेन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। देन यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड भी फॉर्म हो सकते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ पे होंगे, जिस अमाइनो एसिड के अंदर सल्फर है और सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड ओनली 2 थे, जिसके अंदर एक था मिथियोनिन और एक था सिस्टीन। तो मिथियोनिन काफी रेयर प्रेजेंट होता है मेच्योर प्रोटीन के अंदर, और होता भी है तो उसके अंदर क्या आ जाता है, मिथाइल ग्रुप आ जाता है नीचे, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म कर ही नहीं सकता। ओके, सो डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ पे बनेंगे, ओनली सिस्टीन के अंदर। तो सिस्टीन अगर क्लोज प्रोक्सिमिटी के अंदर आ जाए तो वहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो देखते हैं किस तरह से डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म होते हैं और किस तरह से आयोनिक इंटरेक्शंस होते हैं। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड क्लोज प्रोक्सिमिटी के अंदर आके सॉल्ट ब्रिज बना लेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस करेंगे। एंड देन डाइसल्फाइड ब्रिज कैसे बनेंगे, जब दो सिस्टीन मॉलिक्यूल आपस में पास में आ जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और ये दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हट जाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे एक सॉल्ट, ये डाइसल्फाइड ब्रिज बन जाएगा। ओके, सो जब दो सिस्टीन मॉलिक्यूल्स आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं तो उस चीज को सिस्टीन नहीं बोलते, बाद में क्या बोलते हैं, सिस्टाइन। ओके, तो इसको सिस्टाइन बोलते हैं। जब दो सिस्टीन मॉलिक्यूल अटैच होंगे तो एक सिस्टाइन फॉर्म होगा। ओके, तो इस टाइप से डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं। और टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर ये ओनली ऐसा इंटरेक्शन है जो कि क्या है, कोवेलेंट इंटरेक्शन है। अदर सारे इंटरेक्शंस जो हम लोग ने देखे थे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या आयोनिक इंटरेक्शंस, ये क्या होते हैं, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होते हैं। मींस इनको जो ब्रेक डाउन करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो डाइसल्फाइड ब्रिज है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मींस ये कोवेलेंट बॉन्ड है। देन और भी अनदर इंटरेक्शंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लाइक वंडरवॉल इंटरेक्शन, जिसके अंदर डाइपोल मूवमेंट होगा और पास में आके क्या बनाएंगे, वंडरवॉल इंटरेक्शन काफी वीक इंटरेक्शंस होते हैं, लेकिन वो भी इसके अंदर रोल प्ले करते हैं या फिर फॉर्म हो सकते हैं। देन एग्जांपल्स देख लेते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर के। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स में आ जाएगा ऑल माइकेलिस मेंटेन एंजाइम्स। जो भी माइकेलिस मेंटेन एंजाइम्स हैं वो किस में आ जाएंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर। सो माइकेलिस मेंटेन एंजाइम्स क्या है, ये इस टाइप के एंजाइम्स हैं जिसके अंदर सिंगल सब यूनिट प्रेजेंट हो। ये जिस तरह से ये एक प्रोटीन है तो यहाँ पे एक सेकेंडरी, पूरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ओनली, तो ये क्या है, एक सिंगल सब यूनिट प्रोटीन है। अगर यहाँ पे एक और सेकेंडरी स्ट्रक्चर आके अटैच्ड हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, टू सब यूनिट प्रोटीन। जैसे दो अल्फा हेलिक्स आपस में जुड़ रही हैं इस तरह से, लेकिन ये एक सिंगल सब यूनिट प्रोटीन है। ओके, तो ये ग्रीन कलर की ओनली सिंगल सब यूनिट प्रोटीन है। ये फिर वापस, तो ये तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गई। ओके, ये जो डायग्राम है ये तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का, ये मल्टी सब यूनिट का एग्जांपल है। लेकिन ऐसी प्रोटीन जिसके अंदर ओनली सिंगल सब यूनिट प्रेजेंट हो वो क्या रहेंगी, माइकेलिस मेंटेन एंजाइम। और इसके अंदर जो ग्राफ आता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आता है इस तरह से। और क्योंकि उसमें जो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्शन बढ़ती जाएगी और एक जगह पे आके स्टेबल हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व और माइकेलिस मेंटेन एंजाइम। तो इसके एग्जांपल्स हैं लाइसोजाइम्स, आरएनएज, एंटीजन, एपिटोप, मायोग्लोबिन और पेप्सिन। ये सारे एग्जांपल किसके हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर के। ये सारे सिंगल सब यूनिट एंजाइम्स हैं या फिर प्रोटीन्स हैं। ओके, मायोग्लोबिन क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन है जो कि 1 ऑक्सीजन को कैरी करती है, ऑक्सीजन को स्टोर करके रखती है मसल्स के अंदर। ओके, पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है। तो इस टाइप से ये सारे एग्जांपल्स हैं माइकेलिस मेंटेन के टर्शियरी स्ट्रक्चर के। ओके, देन अब हम लोग देखते हैं कि डोमेन क्या होता है और मोड
मोटिव क्या होता है, क्योंकि काफी सारे एग्जाम्स में लाइक डीबीटी और गेट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोटिव क्या है और डोमेन क्या है। सो डोमेन क्या है, बेसिकली इंडिपेंडेंट फोल्डेड रीजन है प्रोटीन के अंदर जो कि अपना खुद ही इंडिपेंडेंटली फंक्शन शो करता है, उसको क्या बोलेंगे, डोमेन। और मोटिव क्या होता है, जो कि दो बीटा शीट को, दो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को आपस में अटैच करके रखे, वो क्या होता है, मोटिव। तो इस तरह से ये डोमेन है, ये एक डोमेन है, ये दूसरा डोमेन है, ये तीसरा डोमेन है। मीन्स इंडिपेंडेंटली स्ट्रक्चर जो कि इंडिपेंडेंटली फोल्ड हो रहा है और अपना फंक्शन और एग्जिस्टेंस शो कर रहा है। ओके, देन मोटिव क्या है, इस टाइप के बीटा, अल्फा, ये हेलिक्स स्टैंड हेलिक्स है, या फिर ग्रीक की मोटिव है, और बीटा मिएंडर मोटिव है, और बीटा बेरल, ये पोरिन प्रोटीन का एग्जांपल है, बीटा बेरल प्रोटीन। सो ये क्या है, मोटिव जो कि दो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को आपस में कनेक्ट करके रखे, और ये एक सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको। सो मोटिव को क्या बोल सकते हैं, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो जब हम लोग डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे तब इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये सारे मोटिव्स क्या होते हैं। देन अब प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जिसके अंदर हाई रिजोल्यूशन प्रोवाइड करवा सकती है ये टेक्निक, लेकिन इसकी एक डीमेरिट्स है कि ये क्या करती हैं, उसकी कंफर्मेशन या फिर उसकी मूवमेंट, प्रोटीन के मूवमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। सो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के अंदर क्या होगा, हाई रेजोल्यूशन तो प्रोवाइड होगा प्रोटीन का, लेकिन उसकी कंफर्मेशन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं हो सकती। देन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसके अंदर क्या होता है, इसकी डीमेरिट्स ये है कि ये लो रेजोल्यूशन प्रोवाइड करवाती है और केवल स्मॉल प्रोटीन्स को ही इसके अंदर देख सकते हैं, लार्जर जो प्रोटीन्स होती हैं उसको इसके अंदर नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। लेकिन इसका जो एडवांटेज है वो है, ये क्या कर सकती है, कंफर्मेशन को के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकती है। एंड देन जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, ये एक टाइप की क्रोमेटोग्राफी है जिसके अंदर क्या करते हैं, प्रोटीन्स को की नेटिव स्ट्रक्चर के अंदर उसका मोलिकुलर वेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को कोई प्रोटीन मिली है, कोई प्रोटीन जैसे आइडेंटिफाई किया है हम लोगों ने, तो उसमें उसका मोलिकुलर वेट कितना है। जैसे अमाइनो एसिड का मोलिकुलर वेट तो हम लोगों को जिस पहले से अमाइनो एसिड के बारे में पता है कि इतने अमाइनो एसिड है, तो मोलिकुलर वेट इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके एवरेज मोलिकुलर वेट से। लेकिन अगर किसी प्रोटीन के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि इसके अंदर कितने अमाइनो एसिड है या फिर क्या है, तो उसकी नेटिव स्टेट में जो भी मोलिकुलर वेट फाइंड करेंगे वो किससे करेंगे, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी से। और इसका जो एग्जांपल है वो है SDS पेज, मींस सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, ये सोडियम डोडेसाइल सल्फेट डाल देते हैं और ये क्या करता है, जो वीक इंटरेक्शंस होते हैं, जितने भी नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, उनको ब्रेक डाउन कर सकता है। तो इससे काफी ज्यादा मोलिकुलर वेट भी फाइंड कर सकते हैं और प्रोटीन की कंफर्मेशन कैसी है, जैसे वो होमोमर है या फिर हेटेरोमर है, या फिर कितने मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट है, कितनी सब यूनिट है प्रोटीन की, उसके बारे में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी से। सो दिस इज अबाउट टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये समझ में आ रहे होंगे टॉपिक, आई होप। लेकिन फिर भी अगर कुछ क्वेरीज रहती हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज काफी ज्यादा हार्मफुल होता है। सो वीडियो को पूरा जरूर देखें और कोई भी क्वेरीज हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मैं मेल आईडी भी दे दूंगी तो ईमेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।